खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, लेट मी बिगिन विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपने बड़ा सर्द गर्म देखा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका दुनिया के आलमी अमूर का। ये एक बड़ा नाम था, बड़े ह्यूमन राइट्स थी, रूल बेस्ड वर्ल्ड थी एक दुनिया की। अब लगता है कि भाई ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी इज योर एटॉमिक बम और मिलिट्री माइट, और अगर यहाँ डेनमार्क महफूज नहीं है तो और कौन महफूज होगा। तो ये सारा जो वेस्टर्न लिबरल का एक तमाशा देखते रहे हम कोल्ड वार में भी, ये सारा एक टेक्स्ट बुक मॉरल्स थे, और दिस इज द रियलिटी दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। जनाब कसूरी साहब, ये देखिए, टेक्स्ट बुक मॉरल सिर्फ नहीं है, ये 300-400 साल का निचोड़ है। जो मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी है, ये जो आजकल की फॉरेन पॉलिसी है, ये कोई 250 साल कम से कम यूरोपियन हिस्ट्री, और उससे पहले 1648 में वॉर जो हुई थी, जिसके नतीजे में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, उसके बाद फर्स्ट लीग ऑफ नेशंस पे यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये कोई यूरोपियन हिस्ट्री जिसने मॉडर्न डिप्लोमेसी को इम्पैक्ट किया है। ये को 300 साल की हिस्ट्री का जो तजुर्बा था, और हज़ारों साल का वैसे तजुर्बा है इंसानियत का, ये उसकी नफ़ी है। उसकी वजह यह है कि इब्ने खुल्दून ने भी जब जिक्र किया कि जब बनी सोसाइटीज़, तो उन्होंने शुरू में अपने वो ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल हेड किया, ट्राइबल हेड को ताकत बड़ी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट हुई कि इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो हेड्स थे बाद में बादशाह बने, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स हुआ, उसके ख़िलाफ़ यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक में रेवोल्यूशंस हुए, 1648 का, 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन। नतीजा क्या निकला कि जी जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप समझ रहे हैं, और जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उन्होंने उससे भी सबक सीखा और उन्होंने अपना आइन बनाया, जिसमें उन्होंने, उनका ये ख्याल था जो फॉर्मर इम्पीरियल पास की गलतियाँ थीं उससे भी सबक सीखा। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं, जो आपका एक जेनेरिक सवाल है, उसका मैं पहले जवाब दूंगा, बाकी तो स्पेसिफिक है कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है, ग्रीनलैंड क्या है, ईरान क्या है, वो तो आप अलहदा बात कर सकते हैं। मैं एक मजमूई तौर पर एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, नॉट जस्ट एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, मैं ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि इसमें अगर जो बोर्ड ऑफ पीस को जो अगर आज मैं देख रहा था, उसमें अजीब व गरीब उसकी जो चार्टर में चीज़ें दिखी हैं, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि यूएन को सप्लांट किया जा रहा है। अब देखें, अगर कोई भी बोर्ड बने, उसमें चाहे किसी को एग्रीमेंट हो ना हो, प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर नहीं भी है रूस और चीन के साथ, तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि दे आर नॉट ग्रेट पावर्स, दे आर सुपर पावर्स। तो क्या दुनिया में अमन रह सकता है कि अगर कहीं चीन को या अमेरिका को या रूस को बाहर कर दिया जाए? नहीं रखा जा सकता। लेकिन एफर्ट कुछ अजीब व गरीब है कि उसमें यह कहा गया है कि 60 मुल्कों को दावत दी गई है, और तो बाद की बात है कि $1 बिलियन कौन दे सकता और कौन नहीं दे सकता। लेकिन 60 मुल्कों के साथ 195 मुल्क हैं, और दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और रूस, पाकिस्तान इंडिया का तो मैंने देखा उसमें शामिल हैं, फ्रांस, जर्मनी, ये सब शामिल हैं, और हो सकता है सारे शामिल ना भी हों क्योंकि टोटल लिस्ट नहीं आई है। लेकिन किसी ऐसे इदारे में ये समझना, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि ये अभी तो इसके लिए है, लेकिन ये दुनिया के दीगर मसाइल को भी हल कर सकता है। तो हल तो नहीं कर सकता अगर दुनिया की 2 सुपर पावर्स और जो हैं वो बाहर रखी गई हैं। तो ये जो इंसानी तजुर्बा है। साहब, मैं सर आपसे रहनुमाई चाहूँगा। जी में जो अभी बात हो रही है, आपकी आलमी अमूर जो है उस पर बड़ी गहरी नज़र है। सर, आपने बात की है अभी ग्रीनलैंड की और गज़ा की और इन तमाम अमूर पर। एक जो बर्निंग इशू है वो एक ईरान भी है। ईरान जो है वो उस पर अमेरिका हमला करना चाहता था, ईरान के अंदर अनरेस्ट था, वहाँ पर हमले का खतरा कहते हैं टल गया। लेकिन जो इसराइल में तैनात साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं, उनका आज बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप आइंदा हफ्ते खामनाई को कत्ल कराने की कोशिश कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई कोशिश हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो खित्ते की सूरत हाल क्या होगी? देखिए, इजराइल के किसी बंदे पे मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता कि इन साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है।
आप पता नहीं किस दौर में वज़ीर थे, अगर तो किसी ऐसे दौर में वज़ीर थे जबकि दूसरी हुकूमतें पावर में थीं तो शायद बंदा इसको इम्पोर्टेंस दे। और अगर ये हैं ही इस ग्रुप के जिनकी आजकल हुकूमत है तो वो तो आप देख लें, नेतन्याहू साहब से तो हर चीज़ की तवक्को की जा सकती है। तो मैं इनके जिन सफ़ीर साहब का आप कह रहे हैं मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं इनका बैकग्राउंड पता, लेकिन एक बात क्लियर है कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बहुत ख़राब है और बहुत देर से ख़राब है। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है उस वक्त से ख़राब है। पहले तो जो एक तो इनकलाब आया, शाह ईरान हटा दिए गए और वो बहुत करीब थे मगरिब के। उसके बाद उनके कुछ यानी साल डेढ़ साल कैदी रखे गए जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे। तो जहर तो दोनों तरफ भरा हुआ है। इसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी कसर, आज जो असैसिनेशन है ये देखने में तो बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन आप हैरान होंगे कि बहुत से मुल्कों ने कराया है असैसिनेशन लोगों का। और मैं अब नाम उन मुल्कों के नहीं ले सकता क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मैं नहीं चाहता इम्पैक्ट होती है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि उन्होंने ये कहा है बईद इसलिए नहीं कि पहले एफर्ट हुई है, वो फेल हो गई थी। देखें ना, उन्होंने इनके बहुत से जर्नैल कत्ल कर दिए, उन्होंने उनके बहुत से साइंटिस्ट कत्ल कर दिए। बल्कि बंदा हैरान था कि इजरायली टेक्नोलॉजी और उनकी जो वो जो है इतनी ज़्यादा इंग्रेस हो गई है। का वो ऐसा है कि वहाँ पर जितने भी हमले हुए वहाँ पर देखने में ये आया है कि इस्माइल हानिया हो, रईस इब्राहिमी रईसी हो या दीगर जो वहाँ की जो है सिक्योरिटी शख्सियात, उनको उन्होंने निशाना बनाया और बाकायदा तौर पर ऐसी जगहों पर निशाना बनाया जो बड़ी हाई सिक्योरिटी जोन थे। तो फिर क्या अगर ऐसी अटेम्प्ट होती है तो ईरानी जो फोर्सेस हैं वो अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, सर, एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि खतरा टल गया, ट्रंप कहते हैं कि अपने आप को कायल कर लिया। दूसरी जानिब वहां पर जो है वो जदीद असला पहुंचाया जा रहा है, वहां पर बहरी बेड़े पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये क्या है सर? क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि जैसे कहते हैं कि एक साइड पर तवज्जो मरकूज करके दूसरी जानब से हमला कर देना? ये मुमकिन तो सब कुछ है, लेकिन अब जो आपने बातें की हैं इनका तज्जिया कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि कत्ल तो रैबर को करने की भी की हुई थी, वो बच गए। तो पहली चीज़ तो कई पहले खबर आई थी वो ज़ख्मी हो गए हैं, लेकिन अब वो सही सलामत नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर दोबारा कोशिश हो, पहले हो चुकी है। तो ये अभी रिसेंटली हुई है जो ईरान और इजराइल की जो जंग थी, वो खुद कहते हैं बच गए हमारे हाथ, अगली दफ़ा नहीं छोड़ेंगे। वो उसको छुपा तो नहीं रहे, मतलब इजराइल तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बड़ा कोई मुत्तकी है इन मामलात में। वो तो बबांगे दोल कह रहा है कि हमने इतना कत्ल किया, ये हमारे हाथ से बच गए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं। अब आपने बेड़े की बात की है, बेड़ा तो उसकी कई वजूहत है आने की। एक तो यह है कि इस इलाके की जो बहुत सी रियासतें हैं, सऊदी अरब, कतर, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि बहरैन भी अगर उसमें शामिल हो, यूएई, जिन्होंने कहा अगर आपने हमला करना है तो हमारे अड्डों से मत करें। तो अगर उन्होंने नहीं करना तो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर लाएंगे तो फिर वहाँ से वो हमले कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि हमला वो कहाँ से करेंगे, वो जहाँ से मर्ज़ी कर लें, एयरक्राफ्ट कैरियर से करें। और शायद इसलिए करें कि ये रियासतें कह रही हैं भाई हमारे अड्डों से ना करें क्योंकि हम पे जवाबी हमले होंगे। तो मसला होगा क्या, भाई कर लें हमले। ईरान की जो सिचुएशन है वो वेनेजुएला जैसी नहीं है। ईरान जो है यहाँ जो मैं मानता हूँ कि मौजूदा हुकूमत इस्लामी इनकलाबी हुकूमत इसके बहुत मुखालिफ भी हैं। ये मैं आँखें तो नहीं मैंने बंद की हुई, 6 महीने पहले ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे जब खातून कत्ल हुई थी। उसके बाद आपने देखा कि हिजाब और दूसरे सिलसिलों में भी तब्दीलियाँ ईरानी गवर्नमेंट ने की हैं। बल्कि जो मौजूदा सदर इलेक्ट हुए हैं, ख्याल ये था कि एक मॉडर्निज़म की तरफ लहर जा रही है, इसीलिए इनको लड़ने दिया गया इलेक्शन, वो इलेक्ट हो गए। अब क्या ये जो बेड़ा अगर आके हमले करेगा तो बंदे और कत्ल कर देगा? आपने खुदा न खास्ता रहबर का पूछा कि जी अगर वो कत्ल हो गए, देखें पूरी कोशिश करेगी ईरानी गवर्नमेंट उनको बचाने की, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कत्ल हो जाता है
ये मसला हल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ पासदारान नहीं, ये इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स नहीं, ईरानियन आर्मी ने भी ऐलान किया है कि वो मौजूदा सेटअप को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। एक चीज़ जान लें कि शाह ऑफ ईरान जब गिराए गए थे, मैं उसका एक लिहाज से यानी गवाह हूँ, क्योंकि मैं और एयर मार्शल असगर ख़ान उनको हटाए जाने से 6 महीने कबल उनको मिले थे। हम क्यों गए थे ईरान? ईरान इसलिए गए थे कि हमें वहम और गुमान भी नहीं था कि देखते ही देखते वो गायब हो जाएंगे। 6 महीने में शाह का नामो निशान नहीं रहा। हम खुमैनी साहब का नाम नहीं जानते थे। 6 महीने के बाद हर ज़बान पे खुमैनी था। कैसे हुआ था? हुआ ये था कि जब पब्लिक ने रिवोल्ट किया तो उनके साथ फौज में ने रिवोल्ट कर दिया। अब मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जितनी मर्जी एजिटेशन हो रही है कि अभी तक कोई आसार नहीं है कि किसी सेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ने कहा कि वो इनके ख़िलाफ़ हैं और वो किसी मुमकिना हमले की मदद करेंगे। तो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर से इस हुकूमत और रजीम के जो मर्ज़ी इसको आप कह लें इसके साथ हैं, तो नज़र नहीं आ रहा है कि क्या करेगा बेड़ा आके। बम बरसा देगा, आगे बड़े बम बरसाए गए, कुछ मासूम जाने चली जाएंगी, इससे तब्दीली नहीं आएगी।